हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं कैलाश गौतम द्वारा लिखित नौरंगिया शीर्षक कविता के सारांश को लेकर उपस्थित हूँ। यह सारांश उपस्थित करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहती हूँ कि नौरंगिया शीर्षक कविता से संबंधित 4 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। प्रथम 2 है कविता के अर्थ और उसकी व्याख्या, और अन्य 2 वीडियो है नौरंगिया शीर्षक कविता के उद्देश्य से संबंधित और नौरंगिया का चरित्र चित्रण। तो जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, जहां पर मैंने इन चारों वीडियो का लिंक दे दिया है। तो वे लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नौरंगिया शीर्षक कविता के सारांश को बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि यह पाठ 2023 की परीक्षा के लिए यानी वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह पिछले साल जो है फाइनल परीक्षा में जो सिलेबस निर्धारित किए गए थे उसके अंतर्गत यह नहीं था, लेकिन इस बार यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप सबके लिए। तो इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप सारांश को भी खूब अच्छी तरह से समझें। और बहुत से बच्चों ने इसके लिए मुझे अनुरोध भी किया है कि आप इसका सारांश जो है प्रस्तुत करें। तो सारांश को इस तरह से समझिए ताकि यदि परीक्षा में मूल भाव भी पूछा जाए तो आप उसे लिख सकें। तो हमेशा की तरह मैं हर बात को आप लोगों के समक्ष लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ ताकि सारी बात जो है आपको याद रहे। परीक्षा के पहले जब आप इस पाठ को पढ़ें तो सारांश को भी एक बार पुनः देख लें, खूब अच्छी तरह से समझ लें ताकि पूरा पाठ भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना देर किए आरंभ करती हूँ। प्रश्न, नौरंगिया कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखें। तो क्या है उत्तर देखिए। कैलाश गौतम ने नौरंगिया शीर्षक कविता में एक कृषक महिला के संघर्षपूर्ण चुनौतीपूर्ण जीवन का बड़ा ही मार्मिक और जीवंत चित्र प्रस्तुत किया है। मार्मिक यानी मर्म को छूने वाला, और जीवंत चित्र का अर्थ क्या होता है? जीवंत माने एकदम जीता जागता। यानी जब आप इस कविता को पढ़ते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि मानो ये सारी घटनाएं आपके आंखों के सामने घट रही है, और ऐसा चरित्र हम अपने समाज में कहीं ना कहीं जरूर देखते हैं। नौरंगिया एक कृषक महिला है जो गंगा पार दियरा क्षेत्र की रहने वाली है। वह काफ़ी मेहनती है। अपने कर्म और पुरुषार्थ पर विश्वास करने के कारण ही वह देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करती है। देवी देवता पर विश्वास नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि वह ईश्वर को मानती नहीं है, बल्कि वह अंधविश्वासी नहीं है। देखिए, वह अंधविश्वासी नहीं है, साथ ही साथ किसी भी तरह के दांव पे छल कपट प्रपंच से दूर ही रहती है। तो कविता के आरंभ में ही यह पंक्ति है कि देवी देवता नहीं मानती, छक्का पंजा नहीं जानती। तो ये पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या बताया है कि चूंकि वह अपने कर्म पर, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखती है, वह कर्म को प्रधान मानती है, इसलिए भाग्य के भरोसे नहीं रहती है। देवी देवता को नहीं मानने का अर्थ एक हुआ कि वह अंधविश्वासी नहीं है, और इसके साथ साथ ये भी अर्थ होता है कि वह भाग्य के भरोसे नहीं रहती। जैसे बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, क्या करते हैं? भगवान पर भरोसा करके बैठे रहते हैं, किस तरह से कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन भगवान को हाथ जोड़कर बार बार निवेदन करते रहेंगे, हे भगवान मेरा काम पूरा हो जाए, मेरा काम सफल हो जाए। तो भगवान काम को सफल कैसे करेंगे? ईश्वर ने तो आपको माध्यम बनाया है कि आप अपने कर्म के द्वारा उस कार्य में सफलता प्राप्त करें, और आप कर्म ही नहीं कर रहे हैं। तो नौरंगिया ऐसी प्रवृत्ति की नहीं है। वह कर्म पर विश्वास करती है, वह मेहनती है, वह परिश्रमी है, और इसके साथ ही साथ क्या है, वह छल कपट से दूर रहती है। तो आप सभी जानते हैं, जो मेहनत करता है, जो मजदूर होता है, उसके पास जो है छल कपट और प्रपंच करने का समय ही नहीं रहता, क्योंकि वो इतना मेहनत करता है, उसके पास किसी अन्य बात को सोचने का अवकाश ही नहीं रहता है। सामंती ताकतों का हिम्मत के साथ मुकाबला करने के साथ ही अपने बलबूते पर खेती कार्य करती है। नौरंगिया का पति निकम्मा है। खेती कार्य में वह किसी भी प्रकार से नौरंगिया का साथ नहीं देता, सहयोग नहीं करता है। तो नौरंगिया का पति वह भी क्या है? निकम्मा है। वह किसी भी प्रकार से नौरंगिया के कार्य में सहयोग नहीं देता है। इसके साथ ही साथ नौरंगिया जो है सामंती शक्ति का हिम्मत से मुकाबला करती है। नौरंगिया के पति को उस कोयले का समान बतलाया है जो जलावन के काम नहीं आता है, फिर भी नौरंगिया उसके साथ प्रेम सौहार्द के साथ ही जीवन यापन करती है। उसके गुणों की चर्चा पूरे गांव में इस तरह से फैली हुई है मानो
जैसा अखबार यानी समाचार पत्र में किसी मुख्य समाचार की खबर की होती है। तो इस कविता में नौरंगिया के पति को किस तरह से बताया गया है? उस कोयले की तरह जो जलावन के काम नहीं आता है। यदि आप लोगों ने कोयला देखा है या कोयले का चूल्हा भी देखा है तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कुछ कोयला चूल्हा में जलते हुए भी नहीं जलते, यानी उसे आग में दिया जाता है लेकिन वह कोयला जलता नहीं है, यानी उस कोयले से किसी तरह का आँच हमें नहीं मिलती है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी नौरंगिया के पति के बारे में कहा गया है कि वह चूँकि किसी तरह से नौरंगिया को सहयोग नहीं देता है, किसी प्रकार की सहायता नहीं करता है, तो वह किसके समान है? उस कोयले के समान है जो जलावन के काम नहीं आता है। इसके साथ ही नौरंगिया ऐसा नहीं करती कि वह अपने पति को घर से निकाल देती है, कि वह निकम्मा है तो उसे घर से निकाल दे, बल्कि वह प्रेम और सौहार्द के साथ अपने पति के साथ ही जीवन यापन करती है। और पूरे गांव में नौरंगिया के गुणों की चर्चा इस तरह से होती है जैसे अखबार में कोई मुख्य समाचार की चर्चा होती है, यानी अखबार के मुख्य समाचार की तरह नौरंगिया के रूप और गुण की चर्चा पूरे गाँव में होती है। नौरंगिया सुंदर युवती है, उसका व्यक्तित्व पारदर्शी यानी स्वच्छ है। तो स्वच्छ क्यों है? क्योंकि उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं है, वह छल कपट से दूर है। जैसा कि शीशा में जल साफ स्वच्छ दिखता है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कांच के ग्लास में जब पानी रखते हैं हम लोग, तो वो पानी कितना साफ दिखाई देता है, एकदम पारदर्शी होता है, आर पार दिखाई देता है। ठीक नौरंगिया का चरित्र भी, नौरंगिया का व्यक्तित्व भी ठीक इसी तरह से है, साफ और स्वच्छ है, किसी प्रकार की कालिमा उसमें नहीं है। वह हर समय चौकन्नी रहती है, जिस प्रकार आम की गुठली से निकले हुए कोमल पत्ते कांपते रहते हैं। तो नौरंगिया जो है वह गांव में रहती है, जमींदार है, महाजन है, लेखपाल है, इसीलिए जो है वह क्या करती है, उनकी नीयत को देखकर, उनकी गंदी नीयत को देखकर क्या हमेशा चौकन्नी रहती है। उसके चेहरे पर बिखरे हुए घुंघराले काले केस को देखकर ऐसा प्रतीत होता जैसे भंवरा फूल पर डोलता हो। उसका चेहरा इतना दमकता हुआ है मानो उसने 100 बार पानी से चेहरा धोया हो। उसके होंठ कुछ कहने को खुले से प्रतीत होते हैं, अर्थात समाज की व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करना चाहती हो। तो यहाँ पर कवि ने नौरंगिया के सुंदरता का वर्णन तो किया ही है, इसके साथ ही साथ ये भी बताना चाहा है कि नौरंगिया के होंठ कुछ खुले हुए हैं, कहने को कुछ होंठ खुले हैं। तो ये जो पंक्ति लिखी है यहाँ पर, तो इस पंक्ति का अर्थ यह है कि नौरंगिया के होंठ थोड़े खुले से प्रतीत होते हैं। लेकिन ये होंठ क्यों थोड़े से खुले हुए? क्योंकि नौरंगिया के मन में एक विद्रोह है, समाज की जो दुर्व्यवस्था है, जहाँ पर जमींदार महाजन हैं, शोषण कर रहे हैं रात दिन किसानों का, मजदूरों का, उनके खिलाफ जो है नौरंगिया के मन में क्या है? विद्रोह की भावना है। वह विद्रोह करना चाहती है लेकिन विद्रोह कर नहीं पा रही है। उसके अद्भुत सौंदर्य मानो ईश्वर की अद्भुत अनोखी सृष्टि यानी रचना हो, पर किसी गरीब स्त्री की सुंदरता ही उसका शत्रु बन जाता है। यह उसके लिए बड़ी चुनौती बन गई है कि समाज की कुदृष्टि से स्वयं की रक्षा करे। लेखपाल और ठेकेदार की गंदी नीयत से खुद को बचाकर रखना नौरंगिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो ईश्वर ने नौरंगिया की सुंदरता को इस तरह से बनाया है कि बड़ा ही अद्भुत प्रतीत होता है, लेकिन किसी गरीब स्त्री का सुंदर होना समाज में क्या बन जाता है? अभिशाप बन जाता है, क्योंकि सबकी कुदृष्टि उस पर पड़ती है। नौरंगिया के साथ भी ऐसा होता है। गांव में रहने वाले लेखपाल हैं, महाजन हैं, जमींदार हैं, सबकी गंदी नीयत किस पर पड़ रही है? नौरंगिया पर पड़ रही है। इसलिए नौरंगिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। क्या बन गई है चुनौती? खुद की रक्षा करना, खुद की अस्मिता की रक्षा करना। तो ये नौरंगिया के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। नौरंगिया हर समय काम करती रहती है, वह कभी भी काम से जी नहीं चुराती है। वह अत्यंत परिश्रमी है, वह बैठना नहीं जानती है। काम करने के साथ खेतों में निकलने वाले सांप, बिच्छू, गोजर आदि विषैले जीवों को बड़े ही साहस के साथ सहजतापूर्वक मार भी देती है। नौरंगिया साहसी भी है। इसके साथ ही वह विविध भारती रेडियो स्टेशन से प्रसारित गानों को सुनकर क्या करती है? अपना मनोरंजन भी कर लेती है। कवि ने बतलाया है कि वह लाठी की तरह सीधी है, अर्थात गलत आचरण करने वाले के साथ वह लाठी की भांति है। उसका चेहरा भोला भाला है और उसकी बोली मीठी है, अर्थात उसका व्यवहार मधुर है। तो यहाँ पर कवि ने बतलाया है नौरंगिया के बारे में कि वह हर समय काम करती, काम से जी नहीं चुराती है। हर समय जब देखो तब जागर पीटे, हार न माने काम घसीटे, यानी हार नहीं मानती है। वह काम करती रहती है, काम के आगे पीछे भागती रहती है, वह कभी विश्राम नहीं करती है। तो यह है नौरंगिया का स्वभाव, जो परिश्रमी है।
इसके साथ ही साथ नौरंगिया जब खेतों में काम करती है तो वहाँ पर सांप निकलते हैं, बिच्छू है, गोजर है, ये जो विषैले जीव जंतु निकलते हैं, इनको क्या करती है नौरंगिया बड़ी ही सहजतापूर्वक मार देती है, यानी वो निडर है, साहसी है। इसके साथ ही कवि ने क्या बताया है कि वो लाठी की तरह सीधी है, यानी उसका स्वभाव सीधा साधा है, लेकिन लाठी की तरह है, यानी लाठी से हम लोग क्या करते हैं, किसी को मारते हैं, खुद को बचाते हैं। तो नौरंगिया भी ठीक इसी तरह की है। वह गलत आचरण करने वालों को क्या करती है, जवाब देना जानती है। उसका चेहरा बड़ा भोला भाला है और उसकी बोली कैसी है, मीठी है, मधुर वाणी है, यानी उसका व्यवहार मधुर है। उसके आंखों में जीवन के भविष्य के सपने हैं, यदि सपने ना हो तो जीवन व्यर्थ है। वह बड़े उत्साह से त्योहारों की तैयारी करती है। नकारात्मक वातावरण में भी नौरंगिया सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते जाती है। अब यहाँ देखिए नौरंगिया की दयनीय स्थिति है, इसके बावजूद भी नौरंगिया क्या है, सकारात्मकता को लेकर आगे बढ़ती है, भविष्य के सपने देखती है, आने वाले जीवन में वो क्या करेगी वो सपना देखती है, त्योहारों की तैयारी करती है। यानी चारों तरफ जो नकारात्मक वातावरण है उस वातावरण में भी नौरंगिया सकारात्मकता को लेकर आगे बढ़ती है। ये है नौरंगिया की एक विशेषता। नौरंगिया की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय व शोचनीय है। उसके घर की दीवारें ढह यानी गिर रही है और छज्जा भी पुराना है जिससे पानी टपकता है। वह चाह कर भी इसकी मरम्मत नहीं करवा पाती है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि वह कर्ज में डूबी हुई है। यही कारण है कि फसल के पकते ही महाजन अपने पैसे लेने आ धमकते हैं। इतना ही नहीं, वह यह सोचती ही रह जाती है कि फसल के पकने पर उससे जो पैसे मिलेंगे उससे वह गिरवी रखे हुए गहनों को छुड़ा लेगी, पर उसकी सारी सोच धरी की धरी रह जाती है। वह बार बार सिर्फ अपने मन को समझा कर ही रह जाती है। वह सिर्फ मेहनत ही करती रह जाती है। उसका जीवन संघर्ष कब तक चलेगा, इसकी अंतिम सीमा रेखा कहाँ पर होगी, इसे बताने वाला कोई नहीं है। और वह यह पूछे तो भला किससे पूछे, उसे मंजिल कब और कहाँ मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नौरंगिया का घर जो है बड़ा पुराना हो गया, दीवार गिर रही है, छत से पानी टपक रहा है, फिर भी नौरंगिया इसकी मरम्मत नहीं करवा सकती है। जब भी वह सोचती है कि फसल पकेगा, फसल को वो बेचेगी और उससे पैसे आएंगे और वह अपने घर की मरम्मत करवाएगी, लेकिन होता क्या है, ठीक उसका उल्टा हो जाता है। महाजन पैसे लेने आ जाते हैं क्योंकि नौरंगिया ने कर्ज ले रखा है। इसके साथ ही साथ नौरंगिया कई बार सोचती है कि जब फसल पकेंगे उससे जो रुपया आएगा तो वो अपने गिरवी पड़े गहनों को भी छुड़ा लेगी, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाती है क्योंकि महाजन जो है अपने पैसे वसूलने के लिए उसके फसल को आके ले जाते हैं या फसल के बेचने के बाद जो पैसे मिलते हैं वो पैसे ले जाते हैं और नौरंगिया की सारी सोच जो है धरी की धरी रह जाती है। नौरंगिया का जीवन जो है संघर्ष से भरा हुआ है। उसका संघर्षपूर्ण जीवन कब तक इसी तरह चलता रहेगा, कहाँ उसका अंत होगा, ये बताने वाला कोई नहीं है। वो किससे पूछे, कौन उसे यह बताए, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। जीवन में इतनी विकट परिस्थितियों के होने पर भी वह अपना दुख कष्ट कभी प्रकट नहीं करती है, बल्कि सारे कष्टों को हंसकर झेल जाती है। वह इतनी तंगहाल में जी रही है कि उसके पैरों के चप्पल भी मांगी हुई है और साड़ी भी उसने उधार में ली है। तो नौरंगिया क्या करती है, जीवन में कभी भी हंसना नहीं छोड़ती है। हंसना नहीं छोड़ने का अर्थ क्या हुआ, कभी टूटती नहीं है। इतनी तकलीफ झेल कर भी नौरंगिया अंदर से नहीं टूटती है, भीतर से नहीं टूटती है। और यदि उसे कष्ट होता भी है तो वो किसी के सामने जाहिर नहीं करती है, वो हर कष्ट को हंसकर झेल लेती है। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है, इतनी शोचनीय है, वो इतने तंगहाली में जीवन यापन कर रही है कि वो पैरों में भी मांगी हुई चप्पल पहनती है और वो जो साड़ी पहनी हुई है वो भी उसके उधार में ली है। तो यह है नौरंगिया का जीवन और यह है नौरंगिया कविता का सारांश। इस प्रकार कवि ने नारी की कर्मठता, विश्वास, आशावादी दृष्टिकोण को नौरंगिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो आज मैंने नौरंगिया कविता के सारांश को जिस प्रकार से समझाया है, उम्मीद करती हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। कविता का मूल भाव भी आप इस सारांश को समझकर लिख सकते हैं। यदि आपको लिखने में कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक तो अवश्य करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।